Hello students, welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well. Dear students, today in this video, I am going to teach you your second chapter in history, that is New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. Dear students, इस चैप्टर में आप लोगों ने मीडिवल पीरियड पढ़ रहा है, आप लोग मीडिवल पीरियड इस क्लास में पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मीडिवल पीरियड है, आप लोगों ने इससे पहले पिछले चैप्टर में इसके टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि मिडिल पीरियड के सोर्सेज क्या हैं और मिडिल पीरियड का टाइम फ्रेम क्या है, वो किस टाइम से लेकर किस टाइम के बीच तक का टाइम जो है मिडिल पीरियड के अंतर्गत आता है। अपनी इस बात को पढ़ा था। ध्यान से समझिए चीजों को। इस चैप्टर में आप लोग जो किंगडम्स थे, जो मिडिवल पीरियड में भारत में किंगडम्स थे, उन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, उन राज्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कई सारे स्टेट्स थे, कई सारी डायनेस्टीज थी, लेकिन मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में आपकी मेन 4 डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, 4 किंगडम्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें उन चारों के नाम हैं वो इस प्रकार है। पहला है बेटा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल्स, तीसरा है बेटा राष्ट्रकूट जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और चौथे जो हमारे चोल्स थे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, उनके बारे में। तो इन 4 डायनेस्टीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग इस बात को समझिए, इन 4 डायनेस्टीज के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस मैप के थ्रू, ये भारत का मैप है मीडिवल पीरियड का, इस मीडिवल पीरियड के मैप के थ्रू हम लोग इन चारों डायनेस्टीज के प्लेसेस के बारे में जानेंगे। देखिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हिस्ट्री में, पहला डेट, ठीक है, और दूसरा बेटा वो चीजें कहां पर है, स्थान। डेट और प्लेस, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो हम डेट भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम इनके प्लेसेस को, ठीक है। देखिए गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन करते थे, पाल्स कहाँ पर थे, राष्ट्रकूट कहाँ थे, चोल्स कहाँ थे, ये चीज आज सबसे पहले आप लोग समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार आप लोग अपने मैप में देख रहे हैं, जो परमार लिखा है बेटा, ये पोर्शन राजस्थान और गुजरात, ये राजस्थान और जो गुजरात का जो पोर्शन है, इस समय जहां पर आप लोग का गुजरात है और जहां पर राजस्थान है, ये जो पोर्शन है दोनों स्टेट्स का, इन्हीं स्टेट्स में गुर्जर प्रतिहार शासन किया करते थे, ठीक है। दूसरा देखिए पाल्स के बारे में समझ लीजिए। आप लोग अपने मैप में देख रहे होंगे, ये पाल्स दिखा रहे हैं लोग। इसमें आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए, ये 4 जो स्टेट्स है आजकल आप लोग के भारत में, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, असम के कुछ पार्ट्स में, बिहार में पूरी तरह से, इनके असम और उड़ीसा के कुछ पार्ट में, और बंगाल में पूरी तरह से, इन 4 स्टेट्स में पाल शासन करते थे, ठीक है। देखिए बिहार आप लोग का इस पोर्शन में है और उड़ीसा आप लोग का ये है, असम आप लोग का यहाँ पर है जिस पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, असम है, और वेस्ट बंगाल आप लोग का ये है। इन 4 पोर्शंस में, इन जगहों पर जो थे उस समय हमारे पाल शासन क्या करते थे। राजपूत बेटा हमारे जो डेक्कन प्लेटू थे इस भाग में थे, साउथ इंडिया की तरफ, उससे थोड़ा सा पहले, और चोल जो थे ये साउथ इंडिया में सबसे शक्तिशाली किंगडम्स में से एक थे, जो समय के साथ उस समय के सबसे शक्तिशाली डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया की, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इन चारों के बारे में, ब्रीफली जानेंगे कि इनके डायनेस्टीज में इनके कौन कौन से किंग्स थे, क्योंकि हम 2 चीजें पढ़ेंगे बेटा, किंग्स भी और उनके किंगडम्स भी। तो हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार से। देखिए इस बात को आप लोग समझिएगा ध्यान से कि आप लोग को पता है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइड थी बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। देखिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आप लोग जब 6th क्लास में थे या 6th क्लास की हिस्ट्री आप लोग के सिलेबस में है, वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है।
7th में आप लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और 8th में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट होता है, भारत में अंग्रेज आते हैं, वहां से क्लास 8 की हिस्ट्री शुरू होती है, हिस्ट्री शुरू होती है। तो इस क्लास में आप लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो है मिडिवल पीरियड। अब बात को समझिए, जो मिडिवल पीरियड का टाइम था बेटा, वो इस चैप्टर में जो कवर किया गया है वो 700 से 1200 तक का जो टाइम था, इस टाइम के बीच को इस चैप्टर में कवर अप किया गया है। ठीक है, इस 5 सालों के दौरान कौन कौन से डायनेस्टीज हुई, कैसे उन्होंने शासन किया, इस चीज को इस चैप्टर में कवर अप किया गया है। बात को ध्यान से समझिएगा। उस समय एक वर्ड है जिसके बारे में आप लोग को अच्छे से जानना चाहिए, सामंत। ठीक है बेटा, इसको पढ़ते हैं सामंत। देखिए, नए किंगडम्स कैसे बने, नए किंग्स कैसे बने। सामंत हुआ करते थे जो राजा किंग के देख रेख में उस राज्य में लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जिनको हिंदी में जमींदार बोलते हैं बेटा, लैंडलॉर्ड्स, जिनके ऊपर जो जमीनों के ऊपर जिनका मालिकाना जो हक जमाते थे और वहां से टैक्स वगैरह की वसूली करते थे, तो सामंत हुआ करते थे। और इन्हीं में से जो शक्तिशाली हुआ करते थे वो धीरे धीरे खुद का अपना किंगडम, अपना राज्य बना लिया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं किंगडम्स, उन्हीं राज्यों में से, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग जिन्होंने अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित किया और न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट किया बल्कि अच्छे से उसको अपना विस्तार भी किया, अपने स्टेट्स को, अपने जो छोटे से पार्ट्स थे उसको बढ़ाने के लिए कई सारे लगातार बैटल किए और उसको निरंतर बढ़ाने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो हम लोग कवर अप करेंगे बेटा, वो आप लोग की पहली डायनेस्टी थी जो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। देखिए, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो शासन, जो टाइम पीरियड है बेटा, इसके जो किंग्स थे वो रूल करते थे 725 से लेकर के 1125 के आसपास तक। ठीक है, इस टाइम के बीच में ये लोग भारत में शासन करते थे। इसको 1150 भी आप कह सकते हैं। इस टाइम तक ये लोग शासन करते थे। ठीक है, 725 से 1150 के बीच में। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को जिसने स्टैब्लिशमेंट की, इस डायनेस्टी की, उसका नाम था, देखिए, ये जो डायनेस्टीज की स्टैब्लिशमेंट थी, हमने कहा आप लोगों से कि कोई पहले से किंग्स नहीं थे। ठीक है, ये अपने आप को, जैसे कोई लैंडलॉर्ड था, कोई सामंत था, ये अपने आप को किसी स्टेट्स में वहां की कंडीशन के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करते थे और फिर अपने राज्य को स्टैब्लिश कर देते थे, बढ़ाते थे। ठीक है, तो नागभट्ट एक किंग था जिसका नाम था नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट। ये 725 सीई में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट किया। नागभट्ट फर्स्ट ने 725 में इस डायनेस्टी की स्थापना की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की बेटा, वो ये है कि भोज फर्स्ट इस डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, कई सारे राजा हुए थे लेकिन उनमें जो सबसे अधिक पावरफुल था वो कौन था? भोज। इसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए, भोज शक्तिशाली इसलिए था बेटा क्योंकि कन्नौज उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था और ऐसा माना जाता था कि अगर मेडिवल पीरियड में कोई कन्नौज को अगर जीत लेता है, कोई कन्नौज पर अपना रूल करने लगता है तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। रीजन ये था बेटा, कन्नौज जो है वो नॉर्थ इंडिया में था और नॉर्थ इंडिया मतलब जहां पर आप लोग की गंगा नदी बहती है। ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की साइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसलिए कन्नौज का एस्टेब्लिशमेंट जो था उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। तो भोज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कन्नौज पे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है बेटा कि ये विष्णु का बहुत डिवोटी था, उनकी पूजा पाठ करता था, उपासना करता था। और आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इस डायनेस्टी में नागभट्ट भोज के बाद महेंद्रपाल, ठीक है, अगले जो किंग थे इस डायनेस्टी के जो फेमस है वो महेंद्रपाल है बेटा। ठीक, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस डायनेस्टी की विशेषता जो है वो मुख्य रूप से ये है, आप लोग इस बात को समझिएगा ध्यान से, कि इस डायनेस्टी के समय राजशेखर एक संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के, जिन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब का नाम था बेटा कर्पूर मंजरी और दूसरी जो थी वो काव्य मीमांसा।
ठीक है, इन दो बुक्स को इन्होंने लिखा और इन दो बुक्स के कारण हमें काफी कुछ जानकारी गुर्जर प्रतिहार के बारे में मिलती है। ठीक है, वो दो बुक्स का नाम क्या है? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ठीक है, इस डायनेस्टी का जो अंत का कारण था बेटा, जो समाप्त होने का, वो सबसे प्रमुख कारण जो था, इसके बारे में आप लोग को थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, भोज के बाद और महेंद्रपाल के बाद धीरे धीरे डायनेस्टी कमजोर होती गई। राज्यपाल एक शासक का नाम था इस डायनेस्टी का। ठीक है, जो जब शासन करता था इस डायनेस्टी में राज्यपाल, तो राज्यपाल के समय अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के एक शासक जिसका नाम है महमूद, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, महमूद गजनवी। अगर नहीं सुना है बेटा तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए इसके बारे में। अफगानिस्तान के गजनी एक प्लेस का नाम है, वहां से महमूद एक राजा था जिसने वहां पर 1997 से लेकर के 1030 तक वहां पे शासन किया, रूल किया। और भारत में 1997 से लेकर के भारत में इसने कई बार, आप लोग इसके बारे में सबसे खास बात जान लीजिए कि लगातार 17 टाइम्स महमूद ने भारत पे आक्रमण किया, जिसमें 1018 में ये सबसे फेमस अटैक था बेटा, जिसमें भारत की बहुत ही बड़ी मंदिर जिसका नाम था सोमनाथ, वहां पे 1018 में महमूद ने आक्रमण किया। और उस समय वहां के भारत के जो किंग थे वो यही थे राज्यपाल, जिनको हरा करके उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और भारत में उसकी इस लूट के साथ ही गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की भी समाप्ति हो गई। ठीक है बेटा, और आज हम लोग आगे जो दूसरा किंगडम था आप लोग के पास, गुर्जर प्रतिहार के बाद आप लोग को पाल्स के बारे में जानना था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आप लोगों ने देखा कि गुर्जर प्रतिहार जो थे, हम लोग 7 से लेकर के 1200 के बीच का जो टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके टाइम पीरियड आप लोगों ने देखा कि 725 से आप लोग का 1150 के पीरियड का टाइम था। उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी थी बेटा पाल्स, इनके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है। पाल्स उस समय जहां शासन करते थे उन जगहों को अगर आज देखा जाए तो उसमें बेटा है बिहार और बंगाल, उड़ीसा एंड असम के कुछ पार्ट्स थे जहां पर ये शासन करते थे। ठीक है, वहां पर ये किंगडम पाल्स डायनेस्टी थी इन 4 जगहों पे, बिहार में पूरी तरह से, बंगाल में पूरी तरह से, उड़ीसा और असम के कुछ पार्ट्स में ये शासन करते थे। ठीक है, पाल्स के बारे में आप लोग समझ लीजिए। पाल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया उस किंग का नाम था गोपाल। ठीक है, पाल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? गोपाल ने। ठीक है, पाल डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिशमेंट किया? गोपाल ने। और पाल डायनेस्टी के जो फेमस किंग्स थे, देखिए कई राजा हुआ करते थे, हम आपको बता रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि किसी भी डायनेस्टी में आप लोग मुख्य रूप से 2 या 3 किंग्स के बारे में ही जान रहे हैं, सिर्फ इतने नहीं थे, कई लोग थे, लेकिन ऐसे लोग जिनके वर्क्स नोन हैं, जिनके वर्क्स को जाना जा सकता है, या जिनके पास जो पावरफुल थे, जिन्होंने अपने उस स्पेसिफिक उस डायनेस्टी के लिए, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसकी बढ़ोतरी, उसके रीजन डेवलपमेंट के लिए कुछ किया, उनको ही अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं। तो गोपाल ने पाल डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया। और जो 2 फेमस किंग थे इस डायनेस्टी के हैं बेटा, वो धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल, ये 2 फेमस इस डायनेस्टी के किंग थे, धर्मपाल और देवपाल। ठीक है बेटा, और आप लोग इस बात को समझिएगा, इन लोगों ने भारत में जो शासन किया वो 750 से लेकर के 1170 तक के पीरियड तक इन लोगों ने भारत में अपना शासन किया। देखिए अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम की बात है, 750 से लेकर के 1170 के बीच में इन्होंने भारत में अपना शासन किया। ठीक है, और पाल डायनेस्टी की जो सबसे खास बात है बेटा आप लोग को जाननी चाहिए कि आप लोगों ने 2 यूनिवर्सिटीज थी जिनमें उनके नाम को मैं आप लोग बताना चाहूंगा। पहली थी बेटा नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। ठीक है, नालंदा का नाम हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी, और नालंदा और विक्रमशिला, ये 2 यूनिवर्सिटीज जो है बेटा हमारे मिडिवल पीरियड में स्टडी के लिए, ठीक है, भारत की सबसे वेल डेवलप्ड और सबसे अधिक फेमस 2 यूनिवर्सिटीज थी, जो इसी गोपाल डायनेस्टी की देन थी, इसी पाल डायनेस्टी की देन थी। ठीक है, तो बेटा
और जो बाकी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में, जो रिमेनिंग जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। इस वीडियो की जो अभी तक जो आप लोगों ने सीखा इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखिए आप लोग के पास इस चैप्टर में टोटल 4 डायनेस्टीज के बारे में पढ़नी है, ठीक है, जिसमें आप लोग को पहला था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल्स, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा चोल्स। ठीक है, आप लोगों ने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा जो उस समय राजस्थान और गुजरात पे शासन करते थे, और उस समय बेटा वहां राजस्थान और गुजरात का नाम अवंती इस नाम से जाना जाता था उस पार्ट को, ठीक है, अवंती कहा जाता था, जिसे आज हम लोग राजस्थान और गुजरात को अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं, ठीक है। और दूसरा बेटा आप लोगों ने पाल्स डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में आप लोगों ने जाना कि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम, उड़ीसा असम के कुछ पार्ट्स पर और बिहार बंगाल में पूरी तरह से शासन करते थे, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है बेटा उसको हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग अ लॉट। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा और जो बाकी जो चीजें रिमेनिंग है उसको आप लोग समझिएगा, बाकी चीजों को हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।